गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का टॉपिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें निर्देश तंत्र की, तो किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस पिंड या निकाय के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। यह निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए कि भिन्न भिन्न कणों की स्थितियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। निर्देश तंत्र इस प्रकार होना चाहिए कि वो सुलभता से प्राप्त किया जा सके, सर्वमान्य हो। ऐसा एक सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। भौतिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित में अनेक समस्याएं ऐसी होती है जहां कार्तीय निर्देशांकों का उपयोग सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए हम अन्य निर्देश तंत्रों के द्वारा इन समस्याओं का हल करते हैं। परंतु भिन्न भिन्न सम्मति के अनुसार निर्देश तंत्रों का उपयोग करने से विश्लेषण को सरल किया जा सकता है। इन सभी निर्देश तंत्रों को एक एकीकृत निर्देश तंत्र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। चित्र में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को परिभाषित किया गया है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन वक्र पृष्ठ u1 इक्वल्स टू c1 नियतांक, u2 इक्वल्स टू c2 नियतांक तथा u3 इक्वल्स टू c3 नियतांक से बनता है। ये चित्र में हमने इसे प्रदर्शित किया है। u3 इक्वल्स टू c3 नियतांक मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो है यहाँ इस पूरे पृष्ठ के ऊपर हमारे पास निर्देशांक u3 जो है वो नियतांक रहेगा, नियत रहेगा। इसी प्रकार एक यहाँ हमने पृष्ठ डिनोट किया है, इस पृष्ठ के ऊपर u2 निर्देशांक जो है वो नियत रहेगा। इसी प्रकार एक हमने यहाँ पर एक निर्देशांक पृष्ठ हमने लिया है, इस निर्देशांक पृष्ठ पर u1 जो है वो नियतांक रहेगा। किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्र रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। जैसे हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ ये u3 इक्वल्स टू c3 तथा u1 इक्वल्स टू c1, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से हमारे पास ये जो वक्र है u2 वक्र, इसका निर्माण होता है। तो निर्देशांक पृष्ठ u2 इक्वल्स टू c2 तथा u3 इक्वल्स टू c3 के प्रतिच्छेदन से u1 वक्र का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, देखिए ये है हमारा वक्र पृष्ठ u2 इक्वल्स टू c2, ये है हमारा वक्र पृष्ठ u3 इक्वल्स टू c3। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से ये जो हमारे पास रेखा बन रही है इसे हम u1 वक्र कहते हैं। इसी प्रकार u1 इक्वल्स टू c1, u1 इक्वल्स टू c1 और u1 इक्वल्स टू c1 तथा u3 इक्वल्स टू c3 के प्रतिच्छेदन से u2 वक्र बनता है। और u1 इक्वल्स टू c1, u2 इक्वल्स टू c के प्रतिच्छेदन से u3 वक्र बनता है। ये तीनों वक्र या निर्देशांक रेखाएं जिन बिंदु पर आकर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम O से व्यक्त करते हैं। देखिए चित्र के अंदर ये हमारे पास ये वक्र u1 वक्र है, ये u2 वक्र है, ये हमारा u3 वक्र है। ये तीनों आकर और इस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जो है ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, जिसे हम O से व्यक्त कर रहे हैं। मूल बिंदु O से निर्देशांक रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। इसे भी एक बार हम चित्र से समझ लेते हैं। चित्र में हमने देखिए प्रदर्शित किया है, मूल बिंदु O से u1 वक्र पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची है, ये जो हमें दिखाई दे रही है ये वाली, ये स्पर्श रेखा u1 अक्ष। इसी प्रकार u2 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा ये जो है ये u2 अक्ष, और u3 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हमारा u3 अक्ष कहलाती है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति वक्र रेखीय निर्देशांकों u1, u2, u3 के समुच्चय से दी जाती है। अब हम बात करते हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की, यदि किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीनों निर्देशांक पृष्ठ u1 इक्वल्स टू c1, u2 इक्वल्स टू c2,
तथा U3 इक्वल्स टू C3 परस्पर लंबवत हो तो यह तंत्र लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक लांबी वक्ररेखीय निर्देशांक कहलाते हैं। साथ ही इस निर्देश तंत्र की तीनों निर्देश अक्षें परस्पर लंबवत होती है। अब हम बात करते हैं आधार सदिश तथा स्केल गुणांक की। तो माना लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक U1, U2, U3 हैं, तो इस बिंदु की स्थिति सदिश R जो है वो इन निर्देशांकों का फलन होगा। तो R इक्वल्स टू R U1, U2, U3। अब इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं। तो dr इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल U1 du1 प्लस डेल आर अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल आर अपॉन डेल U3 du3। इसे हमने समीकरण नंबर 1 से प्रदर्शित कर दिया। ये जो हमने आंशिक अवकलज लिए हैं, आंशिक अवकलज डेल आर U1 डेल आर अपॉन डेल U1 डेल आर अपॉन डेल U2 डेल आर अपॉन डेल U3, इन आंशिक अवकलजों को हम आधार सदिश कहते हैं। आंशिक अवकलज डेल आर अपॉन डेल U i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2 और i इक्वल्स टू 3। डेल आर अपॉन डेल UI आधार सदिश कहलाता है, जिसे bi से व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 से dr इक्वल्स टू, तो ये जो हमारी टर्म थी, देखिए ये वाली, इसकी जगह हमने ले लिया b1 यहाँ, इसकी जगह हमने ले लिया b2 और इसकी जगह हमने ले लिया b3। तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। तो b1 हमारे पास बराबर हो गया, b1 बराबर हो गया b1 इक्वल्स टू डेल आर डेल U1, b2 हो गया डेल आर अपॉन डेल U2 और b3 हो गया डेल आर अपॉन डेल U3। आधार सदिश bi की दिशा जो होती है वो ui अक्ष के अनुदिश होती है, या यूं कहें कि हमने U1 वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची है उसके अनुदिश होती है। आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश को हमने bi से डिनोट किया था। आधार सदिश का परिमाण bi मोड को स्केल गुणांक कहते हैं, इसे हम hi से व्यक्त करते हैं। अतः hi इक्वल्स टू मोड ऑफ bi। यदि आधार सदिश bi के अनुदिश एकांक सदिश ei कैप हो तो ei कैप एकांक सदिश इस और ei कैप की दिशा जो होगी वो ui वक्र के ऊपर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है उसके अनुदिश होगी। तो bi इक्वल्स टू hi ei, ये हमने यहाँ डिनोट किया है कि bi इक्वल्स टू hi ये जो आधार सदिश है इसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, तथा ei जो है ei हमारे पास एकांक सदिश है। तो समीकरण 2 में हमने यहाँ जो b1 लिखा था इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया h1 e1, यहाँ b2 की जगह h2 e2 और यहाँ b3 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया h3 e3 कैप। लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में dr का परिमाण रेखा अल्पांश कहलाता है। तो ds इक्वल्स टू मोड ऑफ dr, इसका स्क्वायर करें तो ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr डॉट dr। तो हमने रख लिया जो dr की डेफिनेशन थी उससे हमने लिखा समेशन ऑफ ei इक्वल्स टू 1 to 3 bi dui डॉट j इक्वल्स टू 1 to 3 bj duj। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास समेशन i इक्वल्स टू 1 to 3 समेशन j इक्वल्स टू 1 to 3 और bi डॉट bj dui duj। अब हम बात करते हैं ये bi डॉट bj की। लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में हम पहले कह चुके हैं कि निर्देशांक अक्षें जो होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं, इसलिए bi डॉट bj इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कब? जब i इज़ नॉट इक्वल टू j है, तथा bi डॉट bj इज़ नॉट इक्वल टू 0 जब हम बात कर रहे हैं i इक्वल्स टू j हो। तो हम यहाँ इस कंडीशन को आगे लेके चलते हैं कि i इक्वल्स टू हम j लेकर चलते हैं, तो इससे हमारे पास bi डॉट bj इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो हमने कहा ds स्क्वायर की बात करें तो i इक्वल्स टू j लिया,
तो इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर ड्राइव किया था, इसमें आई की वैल्यू हमने जे के बराबर ले ली, या जे की वैल्यू जो है वो हमने आई के बराबर ले ली। तो हमारे पास प्राप्त हुआ समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 बी आई स्क्वायर डी यू आई स्क्वायर इक्वल्स टू बी वन स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर स्क्वायर बी टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। तो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हमने यहाँ पर जो B1 की डेफिनेशन थी उसको उपयोग में लेकर हमने यहाँ जो नेक्स्ट इक्वेशन प्राप्त की, तो हमने लिख लिया H1 स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर H2 स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर H3 स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं आयतन अल्पांश की। तो आयतन अल्पांश में U1 वक्र पर U2 इक्वल्स टू C2 नियतांक तथा U3 इक्वल्स टू C3 नियतांक। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारे पास U2 इक्वल्स टू C2 पृष्ठ तथा U3 इक्वल्स टू C3 पृष्ठ प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हमारे पास U1 वक्र का निर्माण होता है। अर्थात U1 वक्र पर हमारे पास U2 निर्देशांक तथा U3 निर्देशांक जो हैं वो नियत प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी यू टू इक्वल्स टू 0 तथा डी यू थ्री इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब हमने जो ऊपर समीकरण 4 निकाली थी, ये जो समीकरण 4 है ये वाली, ये यहाँ पर हम डी यू टू और डी यू थ्री इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो डी एस जिसको हमने S1 से डिनोट कर लिया, डी S1 इक्वल्स टू H1 डी U1। इसी प्रकार यदि हम बात करें U2 वक्र की, तो U2 वक्र पर हमारे पास निर्देशांक U1 तथा C1 ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी U1 इक्वल्स टू 0 होगा और डी U3 इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि निर्देशांक कांस्टेंट है, इसलिए इनमें जो परिवर्तन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो पुनः हम समीकरण 4 की बात करें, तो समीकरण 4 में ये जो समीकरण 4 है इसमें हम डी U1 और डी U3 की वैल्यू 0 रख देते हैं। इसकी वैल्यू 0 रखकर डी H2 जो है वो हमारे पास प्राप्त होता है H2 डी U2। इसी प्रकार हम बात करें कि यदि हम U1 इक्वल्स टू C1 तथा U2 इक्वल्स टू C2 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से हमारे पास U3 वक्र का निर्माण होता है। इसलिए इस U3 वक्र पर हमारे पास U1 निर्देशांक तथा U2 निर्देशांक जो हैं वो नियत रहते हैं, अतः इनमें परिवर्तन 0 होगा। तो इसलिए डी U1 और डी U2 इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। तो पुनः समीकरण हम 4 की बात करें, तो समीकरण 4 के अंदर ये जो समीकरण 4 है इसमें हमने डी U1 और डी U2 को हमने 0 कर दिया। 0 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई डी एस थ्री इक्वल्स टू H3 डी U3। अतः आयतन अल्पांश डी वी इक्वल्स टू डी S1 डी S2 डी S3। ये देखिए चित्र में हम बात कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये वाली 0 से लेकर ये यहाँ तक, O से लेकर ये यहाँ तक, ये है H1 डी U1। O से लेकर U2 वक्र के अनुदिश ये वाली वैल्यू, ये यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ये H2 डी U2 है, और O से लेकर U3 वक्र के अनुदिश ये जो वैल्यू है ये हमारे पास H3 डी U3 है। तो हमने लिखा डी वी इक्वल्स टू डी S1 डी S2 डी S3। तो डी वी की वैल्यू हमारे पास आ गई H1 H2 H3 डी U1 डी U2 डी U3। इसे हमने समीकरण नंबर 5 से डिनोट कर दिया। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय अल्पांश की। तो देखिए हम बात करते हैं पृष्ठीय अल्पांश की। तो रेखा अल्पांश डी S1 तथा डी S2 से बना पृष्ठीय अल्पांश डी S1 और डी S2 से बना पृष्ठीय अल्पांश, ये जो है ये हमारे पास ये वाला अल्पांश जो है, ये वाला जो पृष्ठ है ये हमारे पास डी S1 तथा डी S2 से बना पृष्ठीय अल्पांश होगा। तो इसे हम, चूँकि ये U3 इक्वल्स टू
C3 पृष्ठ पर है, तो इसे हम DS3 से डिनोट करेंगे। DS3 इक्वल्स टू DS1 DS2, तो ये हमारे पास हो गया H1 H2 DU1 DU2। इसी प्रकार हम बात करें DS2 तथा DS3 से बना पृष्ठीय अल्पांश DS2 तथा DS3, तो ये हमारा DS2 है, ये DS3 है, तो इससे बना जो पृष्ठीय अल्पांश है ये वाला, ये हमारा U1 इक्वल्स टू C1 पृष्ठ है। तो इस U1 इक्वल्स टू C1 पृष्ठ को हमने डिनोट कर दिया DS1 से। DS1 इक्वल्स टू DS2 DS3 इक्वल्स टू H2 H3 DU3 DU2 DU3। अब हम बात करें एक और, तो हमने कहा ये जो हमारा DS1 और DS3 से बना जो पृष्ठ होगा वो हमारे पास ये वाला पृष्ठ होगा। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर U2 इक्वल्स टू C2, ये जो पृष्ठ है ये U2 इक्वल्स टू C2 पृष्ठ को डिनोट करता है। इसलिए हमने इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय अल्पांश लिया उसको हमने डिनोट कर दिया DS2 से। तो DS2 इक्वल्स टू DS1 DS3 बराबर H1 H3 DU1 DU3।